हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय अभी जो हमारे क्लास चल रहा है, ये VI के फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। ठीक है, इसी को हम आज कई दिनों से आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है, तो आज सेकेंड पेपर के जितने क्लास किए हैं उसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा है इफेक्ट्स ऑफ कंजेनिटल एंड एडवेंटियस ब्लाइंडनेस। इसका मतलब आप लोग समझिए, इफेक्ट्स मतलब क्या होता है? प्रभाव। कंजेनिटल मतलब होता है जन्मजात, जैसे जन्मजात बीमारी होती है ना, होती है जन्मजात। एंड एडवेंटियस ब्लाइंडनेस, आकस्मिक अंधता, उसको क्या कहते हैं? आकस्मिक अंधता। एंड लो विजन का मतलब आप लोग जानते हैं, अल्प दृष्टि बाधिता। और मोटर कंजेनिटिव लैंग्वेज एंड साइको इमोशनल, मतलब जन्मजात उसकी भाषा और साइको मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आज हम इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। इफेक्ट्स ऑफ कंजेनिटल, जन्मजात प्रभाव क्या है? तो इसमें है, ये पहला है व्यक्तिगत प्रभाव। शुरुआती गंभीर दृष्टि हानि वाले छोटे बच्चों में मोटर, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में देरी हो सकती है। अगर बच्चा शुरू से ही दिव्यांग है तो उसके भाषा, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में काफी क्या होती है? टाइम लगता है, जिससे आजीवन परिणाम हो सकते हैं। दृष्टिबाधित स्कूली उम्र के बच्चे भी शैक्षिक उपलब्धि के निम्न स्तर का अनुभव कर सकते हैं। दृष्टि हानि वयस्क आबादी के बीच जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दृष्टिबाधित वयस्कों को अक्सर कार्यबल भागीदारी और उत्पादकता की दर कम होती है। ठीक है, अवसाद और चिंता की दर अधिक होती है। वृद्ध वयस्कों के मामले में दृष्टि हानि, सामाजिक अलगाव, चलने में कठिनाई, गिरने में और फ्रैक्चर का अधिक जोखिम रहता है। और नर्सिंग या देखभाल घरों में जल्दी प्रवेश की अधिक संभावना में योगदान कर सकती है। मान लीजिए कि अगर व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो उसे बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे चलते फिरते वक्त चोट, जोखिम लग जाना, या समाज में अपना सरलता बनाना, सहजता, ये सब काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दृष्टि हानि एक विशाल वैश्विक वित्तीय बोझ पैदा करती है। दृष्टि हानि क्या करती है? एक विशाल वैश्विक वित्तीय बोझ पैदा करती है, जिसमें अनुमानित वार्षिक वैश्विक उत्पादकता हानि लगभग 411 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता 3 होती है। यह आंकड़ा दृष्टि हानि की अपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करने की अनुमानित लगभग 25 मिलियन डॉलर से कहीं अधिक है। ठीक है, अब है एडवेंटियस ब्लाइंडनेस, अकस्मात अंधता। जैसे मान लीजिए कि पहले का उसका दृष्टि सही है, अकस्मात किसी कारण से, चोट से या बीमारी से उसकी रोशनी चली जाए तो उसको क्या कहते हैं? अकस्मात अंधता। बुढ़ापे में अंधापन आकस्मिक है। अगर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, तो क्या ये आकस्मिक है? इसके अलावा जन्मजात अंधापन अंधेपन की एक स्थिति को संदर्भित करता है,
जो जन्मजात अंधापन है ये आपकी स्थिति को संदर्भित करता है। यह जन्म के समय से ही मौजूद होता है। जो जन्मजात अंधापन होता है यह जन्म के समय से ही मौजूद रहता है या कम उम्र में होता है। हालांकि जिन व्यक्तियों को एक समय में देखा गया था लेकिन बाद में उनकी दृष्टि खो जाने को साहसिक अंधापन के रूप में वर्णित किया गया है। किचिन और फ्रांकफर्ट 2000, सेन 1998, होलब्रुक और कोनिंग 2000। इसके अलावा साहसी अंधेपन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 5 वर्ष की आयु के बाद अंधा हो जाता है। 5 वर्ष तक उसकी आंख की रोशनी सही रहती है, इसके बाद वो आदमी क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति अंधेपन में संभवतः कुछ दृश्य स्मृति होगी और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर पर साहसिक अंधापन वह शब्दावली है जिसका उपयोग वर्षों की दृष्टि के बाद दृष्टि हानि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। साहसिक अंधापन किसको कहते हैं कि कुछ दिनों तक उसकी दृष्टि है, इसके बाद उसकी दृष्टि किसी कारणवश चली गई है। ठीक है। प्रमुख कारण उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधपतन, वैश्विक बोझ है। रोग अध्ययन 2010 जैसा कि जुनास 2014 में उद्धृत किया है। उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधपतन को एक नेत्र रोग के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे बुजुर्गों की दृष्टि हानि होती है। शोध साहित्य के स्कैन से पता चलता है कि अध्ययन दृश्य हानि और अंधेपन पर आत्मनिर्भर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए ये है शिक्षाविद जिन्होंने अपना अपना तर्क दिया है। किसने क्या कहा है? इन सबों के शोध में कहा गया है कि दृष्टि बाधित कुछ छोटे बच्चों की आत्म छवि नकारात्मक होती हैं और वे देखते हैं, खुद को असफल मानते हैं, अपने बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, अपने माता पिता और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि विकलांगता आकस्मिक थी तो हानि की भावनाएं वर्नोर 1993 जैसा ग्रिफिथ, सर्ली और नेस 2005 द्वारा उद्धृत है। इसके अलावा चूंकि उनकी आत्म अवधारण कई युवाओं को उनके आत्म निर्णय और नियंत्रण के स्थान को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, प्रभावित है। ये किसने कहा है? मैकडॉनल और कुडेन। कब कहे हैं? 2009 में। ठीक है। शिक्षा, इसी के समान के संबंध में किए गए एक शोध के निष्कर्ष दृष्टिबाधित छात्रों को आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने से पता चलता है। उत्तरदाताओं को ऐसा मानना था कि कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए आत्मनिर्भर उन लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो अंधे हैं। लाइफसिटीज द्वारा किए गए एक शोध में समान आत्म अवधारण प्रोफाइल पाए गए सभी श्रेणियों में दृश्य हानि वाले या बिना दृष्टि बाधित किशोरों के लिए प्रमुख आंकड़ों के समान पदानुक्रम का संकेत मिलता है। दोनों समूह प्रतिभागियों ने विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण और इसकी स्वीकृति पर कम अंक प्रदर्शित किए हैं। विकलांगता जबकि एट्रीब्यूशनल शैली पर उनके स्कोर काफी अधिक थे। इसी तरह का एक और शोध केंद्रित है। ठीक है। उन किशोरों की तुलना में स्कोर संबंध में लिंग कम दृष्टि वाले किशोरों के बीच आत्म अवधारण में अंतर पर शोध किया गया है। क्या किया गया है? इस पर शोध किया गया है और निष्कर्ष जुआ थे। मूल्यांकन किए गए 3 घटकों में महिलाओं की आत्मधारण जुआ पुरुषों की तुलना में कम थी। यह बात ध्यान देने योग्य है, हालांकि उनकी शारीरिक आत्म अवधारणा है अधिक था। अब है दृष्टि बाधित लोगों में
दृष्टिहीन लोगों की तुलना में आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल कम होता है। अब ये पूछ देगा कि किसने कहा है कि दृष्टिबाधित लोगों में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में आत्मसम्मान और सामाजिक कौशल कम होता है? तो ये होगा स्लेही अजय बेजानी। ठीक है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों में आत्मसम्मान और सहानुभूति के संबंध में हानि एक अध्ययन से निष्कर्षों से पता चला है कि दृष्टि और के बीच में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं थे। अब है स्टीम। स्टीम प्रश्नावली के परिणामों से पता चलता है कि कुल मिलाकर 70% बच्चों ने सामान्य अंक के भीतर स्कोर किया। आत्मसम्मान का उच्च स्तर। परिणामों से यह भी पता चला है कि दृश्य हानि की डिग्री एक कारक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, वो तो हो गया कि जन्मजात अंधता और आकस्मिक अंधता। अब है लो विजन ऑन मोटर कंजुगेटिव। ठीक है, अब इस टॉपिक पर देखिए, इस आशय की जानकारी एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन के रूप में और एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से एक बच्चा अपने आंदोलन को सही करना और सुधारना सीखता है। दृश्य उत्तेजनाओं की धारणा मानव मोटर क्रियाओं को संगठन को प्रभावित करती है। इसकी अनुपस्थिति बच्चे को उस स्थान तक सीमित कर देती है जो उसका शरीर घेरता है, जिससे उसकी खोज उसके करीब के क्षेत्र और उन वस्तुओं तक सीमित हो जाती है जिनमें बच्चा रहता है, सीधे संपर्क में है। पहला है, इस प्रकार दृष्टिबाधित बच्चों में मोटर विकास आमतौर पर विकासशील साथियों से भिन्न होने की उम्मीद है। दूसरा है, सभी गतिविधियां विशेष रूप से अंग समन्वय, निपुणता और दृश्य मोटर नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों को कम दृश्य उत्तेजनाओं द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है, अन्य कारक उनके विकास में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे कि बौद्धिक और संज्ञानात्मक कौशल, अन्य विकारों की उपस्थिति और घर और सीखने के वातावरण। ठीक है, दृश्य हानि वाले बच्चों में पाई जाने वाली कुछ मोटर कौशल कठिनाइयों में चाल अधिग्रहण और मुद्रा संबंधी समस्याएं शामिल है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दृश्य हानि वाले बच्चों में कौन से मोटर कौशल कठिनाई होती है और मुद्रा संबंधी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, स्थानिक अविनाश और अस्थायी संरचना में परिवर्तन, पहला हो गया। दूसरा है अवधारणात्मक जानकारी के समन्वय और बाहरी वास्तविकता के साथ इसके समायोजन में कठिनाई। तीसरा है परिवेश की धारणा में समस्याएं। चौथा है शारीरिक योजना के निर्माण और कार्यात्मक आदतों के अधिग्रहण में देरी, जैसे कि कपड़े पहनना और खाना। 5 नंबर है, अध्ययनों ने आर्थोस्टेटिक मुद्रा के रख रखाव और आसन समायोजन की गति। 6 नंबर है, आसन नियंत्रण में बदलाव पर चर्चा। 7 है, मैनुअल निपुणता। 8 नंबर है, सामान्य चाल पैरामीटर। 9 नंबर है, सकल मोटर कौशल। और 10 नंबर क्या है कि दृष्टिबाधित बच्चों में खराब मोटर प्रदर्शन दृष्टि से संबंधित है, लेकिन विकलांगता की गंभीरता से नहीं। ठीक है, अब इन अध्ययनों से पता चलता है कि मोटर प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए पर्यावरण और कार्य संदर्भों में संशोधन महत्वपूर्ण है। अनुकूलन में अतिरिक्त समय, स्थिर वातावरण और संवेदी संकेतों का उपयोग शामिल है। हालांकि इस संबंध के बारे में कोई आम सहमति नहीं है। दृश्य हानि और मोटर प्रदर्शन स्तर के बीच और केवल कुछ लेखक ही इस संबंध में अस्तित्व को लेकर स्वीकारते हैं। ठीक है, अब है साइको एडुकेशनल।
इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। अब इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपके परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित लोगों के परिवार और समुदाय की अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब आप लोगों को पता है, मतलब उन लोगों की क्या विचार दशा रहती है। ऐसे जो परिवार, जिनके परिवार में दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके परिवार की क्या मनोवृत्ति होती है, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आंसर को बढ़िया से समझिए। देखिए, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। परिवार में जन्म लेते ही बच्चा इस दुनिया को अपने परिवार के माध्यम से ही जानता है। दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टिबाधित बच्चे का संसार माता पिता, परिवार और घर ही होता है। वह तो यह भी नहीं जानता है कि वह देख पाने में असमर्थ है। परिवार में माता पिता की भूमिका दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता की अभिवृत्ति दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति सकारात्मक है तो घर का माहौल स्वस्थ होगा और उसे माता पिता का प्यार और भाई बहनों का स्नेह मिलेगा। वो उसमें हीन भावना जन्म नहीं लेगी। मान लीजिए कि अगर उसके माता पिता उसे उचित हाव भाव दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो उसके मन में हीन भावना कभी नहीं पनपेगी। इसके विपरीत यदि माता पिता की अभिवृत्ति नकारात्मक है तो परिवार का माहौल गमगीन होगा। अगर माता पिता की प्रवृत्ति नकारात्मक है तो परिवार का माहौल कैसा होगा? गमगीन, उदासपूर्ण होगा। माता पिता चिंतित होंगे और भाई बहन अपने दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टिबाधित भाई बहन से बात नहीं करेंगे और न ही उनके साथ खेलेंगे तथा उन्हें न ही अपने दोस्तों से मिलवाने में खुश होंगे। ठीक है। अब अभिवृत्ति देखिए काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभिवृत्ति शब्द से तात्पर्य व्यक्ति के उस भाव से है जिसमें वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु व घटना की तरफ अपनी सोच, भावनाएं एवं प्रतिक्रिया व्यक्तित्व करता है। सबसे पहले आवश्यक तत्व अर्थात सोच में व्यक्ति के विश्वास का निर्माण होता है। दूसरे तत्व में उसकी भावनाओं एवं आकर्षण का निर्माण होता है। तीसरे तत्व के माध्यम से उसकी गतिविधियां और व्यवहार परिलक्षित होता है। अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना की ओर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी अभिवृत्ति को दर्शाते हैं। अर्थात व्यवहार एवं प्रतिक्रिया एवं अभिवृत्ति एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति परिवार की अभिवृत्ति, वो तो हो गया उनके माता पिता का। अब देखिए परिवार की अभिवृत्ति, बच्चे को विकलांगता सहित स्वीकार कठिन। ठीक है। इस प्रकार की अभिवृत्ति में वे माता पिता आते हैं जो बच्चे को उसकी दृष्टिबाधिता के साथ स्वीकारते हैं। माता पिता की अभिवृत्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। इन माता पिता में दृष्टिबाधित व अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में ईश्वर के प्रति नाराजगी तो अवश्य हो जाती है। क्या होता है कि परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर के प्रति भी लोगों की नाराजगी हो जाती है। उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ, यह सोचकर वे दुखी हो जाते हैं तथा अपने भाग्य को दोषी मानते हैं।
वो ईश्वर को भी दोष ठहराते हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ, और अपने भाग्य को भी दोषी ठहराते हैं। परंतु इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ये जो भावना पनपती है उनके मन में, इसको क्या होते करते हैं, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इसकी भनक दृष्टिबाधित और अदृष्टिबाधित बच्चों को होने देते हैं। वह पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे अपने भाई बहनों के साथ स्वस्थ वातावरण मिले, उसकी विशेष अवसरताओं के अनुरूप अवसर और उपलब्ध कराते हैं। कई बार इससे अन्य भाई बहनों को जलन होने लगती है। इसमें माता पिता अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं और उनकी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए दृष्टिबाधिता के प्रभावों को नकारना अथवा खंडन करना। ठीक है, इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों की एवं अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टिबाधिता को नकारते हैं। माता पिता का मानना है कि दृष्टिबाधिता का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है और न उनका बच्चा किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं है। यह अपने दृष्टिबाधित बच्चे को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। वह पूरे प्रयास करते हैं कि वह किसी भी क्षेत्र में अपनी उम्र के समान बच्चों से कम ना रहे। कई बार माता पिता अपने समाज और परिवार में यह पता चलने ही नहीं देते कि उनका बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है अथवा दृष्टिबाधित है। इसको क्या करते हैं, वो छुपाते हैं। अब है विकलांगता बच्चे का अति संरक्षण। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनका क्या लोग करते हैं, अति संरक्षण करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका देखरेख करते हैं। इस श्रेणी में वही माता पिता आते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे को दृष्टिबाधित ज्यादा मानते हैं और बच्चा कम, दूसरे शब्दों में यह कहे कि माता पिता दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चा मानकर उसे सारे अनुभवों से वंचित कर देते हैं। वह बच्चे की हर काम को स्वयं करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे की मांसपेशियों का विकास नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? उदाहरण स्वरूप 8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर घूमते हैं, जिससे बच्चे की वृद्धि और विकास की गति रुक जाती है। वह बौद्धिक रूप से भी बिछड़ जाता है। इससे उसकी बहुविकलांगता होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है तो वह चल फिर सकता है, लेकिन फिर भी माता पिता उसको चलने फिरने नहीं देते हैं। यह सोचते हैं कि कहीं बच्चा गिर न जाए या अन्य किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब देखिए इसमें पूर्णतः अस्वीकार करना। इस श्रेणी में कौन कौन से माता पिता आते हैं? इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो अपने दृष्टिबाधित अथवा अल्प दृष्टिबाधित बच्चे को खुले रूप में पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। ठीक है, ये अपने दृष्टिबाधित बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करते। वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। उन्हें अपने दृष्टिबाधित बच्चे से कोई स्नेह या लगाव नहीं होता है। इन माता पिता में बच्चे की दृष्टिबाधिता के कारण काफी शर्म और हीन की भावना होती है। दृष्टिबाधित बच्चा परिवार के सदस्य की तरह नहीं माना जाता है और परिवार का वातावरण बच्चे के प्रतिकूल होता है। परिणाम स्वरूप उसमें भावनात्मक संबंध विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति सामुदायिक अभिवृत्ति। ये सब तो माता पिता की अभिवृत्तियों के टाइप के बारे में है। अब ये समुदाय के आ गया। ठीक है, कि समुदाय की अभिवृत्ति क्या होती है? बदलते समय के साथ दृष्टिबाधितों और अल्प दृष्टिबाधितों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता रहता है। क्षतियों को विकलांगता का पर्याय बनने में प्रायः समाज, परिवार एवं स्वयं विकलांग व्यक्तियों का दृष्टिकोण उत्तरदायी होता है। हमारे देश में संवादित
हुए शोध अध्ययनों में लगातार विकलांग व्यक्तियों को अत्यधिक सामाजिक महत्वहीन पाई गई है। वहीं दूसरी ओर भारत में हमें विकलांग व्यक्तियों के उदाहरण नहीं मिलते, जैसा कि यूनानी स्पर्धा सभ्यता में पाए जाते हैं। गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करना भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। ठीक है। सामान्य समाज की विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण के निर्माण में अनेक कारक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए लिंग का अंतर दृष्टिकोण निर्माण में एक प्रभावी कारक का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अनुसंधानों द्वारा यह सुझाव किया गया है कि विकलांगों के प्रति किशोरियों का दृष्टिकोण किशोरों की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक होता है। जैसा कि हमारे परिवार समुदाय में क्या होता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को लोग क्या करते हैं, ज्यादा मान देते हैं, अपना स्नेह आभार प्रकट करते हैं। ठीक है। अब है एकांकीपन का दृष्टिकोण। समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो कि अल्प दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एक अलग अलग समुदाय मानते हैं। दृष्टिबाधितों के संदर्भ में मिथक और स्थिर प्रारूपता विचार सामुदायिक दृष्टिकोण को उसी प्रकार प्रभावित करते हैं। हम आज भी कुछ दृष्टिबाधितों को समाज में प्राय एक खास तरह से व्यवहार करते देखते हैं। ठीक है। और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सभी दृष्टिबाधितों का व्यवहार वैसा ही होता है। सभी जानी पहचानी मिथकों और स्थिर प्रारूपों रूढ़ियों को ये इंगित करते हैं कि दृष्टिबाधित अच्छे संगीतकार होते हैं। जैसा कि हमारे पहले के विचार हैं कि दृष्टिबाधित होते हैं वो भीतर से बहुत ज्ञानी होते हैं, वो अच्छा गीत गाते हैं, उनमें दिव्य ज्ञान होता है। ऐसा हम लोगों के हर एक समाज में ये मानना होता है। तो वही आप लोगों को पढ़ाई हो रहा है, बस इसको समझने की भाषा का अंतर है, अथवा वे केवल भीख मांगकर गुजारा करते हैं, जैसे दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अब है असहाय, लाचार और हीनता का दृष्टिकोण। दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति को गंभीर रूप से विकलांग, बाधित और असहाय समझा जाता है। बच्चों को यह बचपन में सिखाया जाता है कि दृष्टिबाधित लोग बेचारे, असहाय और अंधकारमय जीवन जीने वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और वे बेचारे लाचार दृष्टिबाधितों से संबंध कविताएं और कहानियां पढ़ते हैं। विकलांगों के प्रति दया का दृष्टिकोण तो दुनिया में विस्तृत रूप से व्याप्त है। अर्थात जो व्यक्ति दृष्टिबाधित के प्रति दया दृष्टि, कृपा दृष्टि दिखाता है, वह अपने आप को उसे कहीं अधिक श्रेष्ठ मानता है तथा उसे केवल दान भिक्षा प्राप्त करता मानता है। इस प्रकार दया का दृष्टिकोण दृष्टिबाधितों में असमान और हीनता की भावना उत्पन्न करता है। जब कई दृष्टिवान व्यक्ति की दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते हैं तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, हमें बेचारे दृष्टिहीनों की सहायता करनी चाहिए। ये देखिए जो लिखा है ये आपके आत्म प्रेरणा की बात है। आप लोग भी भली भांति इससे नॉलेजपूर्ण है कि कैसा हम लोगों की मनोदशा बनती है। ठीक है। अब है भय और अपराध का आधारित दृष्टिकोण। जहां एक और समाज में दया और करुणा का दृष्टिकोण व्याप्त है, वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दृष्टिबाधितों से मिलने पर भय और अपराध की भावना अनुभव करते हैं। जैसे हमारे समाज में एक भावना है कि अगर कहीं आप जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो क्या बोलते हैं कि हमारा आज का जो टाइम है खराब हो गया है, हमें दृष्टिबाधित दिखाई दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक भी मानते हैं कि वे दृष्टिबाधितों के साथ सक्षमता पूर्वक व्यवहार करने में असमर्थ हैं, और कुछ लोग जाने अनजाने में दृष्टिबाधक से इतना डरते हैं जितना अधिकार से।
बहुत से माता पिता में तो अपराध बोध की भावना कई बार इतनी ज्यादा घर कर जाती है कि वे अपने बच्चे की दृष्टि बाधा के लिए स्वयं को दोषी मान बैठते हैं। वो क्या मान बैठते हैं कि ये हम लोगों का पिछले जन्म का पाप है। अब है समुदाय में सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण। परिवर्तनों के रूप में ज्यादातर लोगों में इस बात का समर्थन किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर दिए जाने चाहिए तथा सशक्त रूप से यह माना है कि उन्हें स्थानीय राजनीतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके विपरीत अत्यंत शोचनीय प्रश्न यह है कि जिन लोगों की विकलांगों की शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी में प्रारंभिक सकारात्मक दृष्टिकोण था, एक अन्य गहन और गुणात्मक अनुसंधान में पाया गया है कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर विकलांगों की उपस्थिति को न केवल अस्वीकार करते हैं बल्कि उसे अशुभ मानते हैं। मान लीजिए कि आप शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्तों की निकलवाने जा रहे हैं, कहीं विकलांग दिखाई देता है तो लोग उसे अशुभ मानकर पीछे हट जाते हैं। ऐसी समाज में धारणा थी जो समाज इनके लिए अच्छी नहीं थी। अब है उपेक्षा उदासीनता का दृष्टिकोण। समुदाय में बहुत लोग तो ऐसे हैं जो दृष्टि बाधित व्यक्तियों के अस्तित्व के प्रति है उदासीन है, क्योंकि वे मानते हैं कि दृष्टि बाधा उनमें कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ। देखिए अब क्या आ रहे हैं कि जैसे जितने अगर लंबे टॉपिक हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए आप तो उतने बच्चे नहीं हैं कि एक एक शब्द का हम खंडन करें। ठीक है, एक एक शब्द का खंडन करना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप तो भली बात टीचर बनने वाले हैं, तो इसीलिए जो चैप्टर देखते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें हम आप लोगों को बता देते हैं कि उस चैप्टर का ये पार्ट 2 क्लास है, पार्ट 3 क्लास है। लेकिन भर से कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो तो ज्यादा समय लगे और आप लोगों को एक चैप्टर हम खत्म कर दें। तो आज का काफी बढ़िया चैप्टर था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन बने हुए थे। अब इसमें थोड़े बहुत क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जन्मजात अंधत्व के कारण बच्चों में मोटर विकास में क्या कमी देखी जाती है? ए है तेजी से चलना, बी संतुलन की कमी, सी ऊंचाई में वृद्धि, डी मांसपेशियों की ताकत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संतुलन की कमी। ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चों में मोटर कौशल के विकास में किसकी कमी हो सकती है? ए मांसपेशियों की ताकत, बी दिशा का ज्ञान, सी भाषा कौशल, डी गणित की समझ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दिशा का ज्ञान। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां दृष्टि बाधित बच्चों के मोटर विकास में सहायक होती है? ए है संगीत सुनना, बी स्पर्श आधारित खेल, सी किताबें पढ़ना, डी चित्रकारी करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्पर्श आधारित खेल। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। दृष्टि बाधित बच्चों में चाल का विकास किस पर प्रभावित होता है? ए सामान्य चाल से धीमा, बी सामान्य चाल से तेज, सी सामान्य रूप से विकसित, डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य चाल से धीमा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बाद में दृष्टिहीन हुए बच्चों के लिए किस प्रकार की गतिविधियां महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है मांसपेशियों की मजबूती के व्यायाम, गणित की अभ्यास, सी दृष्टि आधारित खेल, डी लिखने की गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मांसपेशियों की मजबूती के व्यायाम। ठीक है,
अब है क्वेश्चन नंबर 6। जन्मजात अंधत्व से बच्चों में किस प्रकार की संज्ञानात्मक समस्या हो सकती है? ऑप्शन है ए शब्दावली में कमी, बी तर्क शक्ति में कमी, सी ध्वनि की पहचान में कठिनाई, डी मौखिक समझ में कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शब्दावली में कमी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों में किस प्रकार का संज्ञानात्मक कौशल अधिक विकसित होता है? ऑप्शन क्या है? ए है दृष्टि कौशल, बी श्रवण स्मृति, सी गंध की पहचान, डी संख्यानात्मक क्षमता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रवण स्मृति। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। दृष्टिहीनता से बच्चों की किस प्रकार की संज्ञानात्मकता क्षमता प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है कल्पना शक्ति, बी रचनात्मकता, सी दृश्य स्थानिक समझ, डी भाषण विकास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी दृश्य स्थानिक समझ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बाद में दृष्टिहीन हुए बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए किस प्रकार की तकनीकी सहायक होती है? ऑप्शन ए है ब्रेल पढ़ना, बी दृश्य चार्ट, सी शारीरिक गतिविधियां, डी चित्रकारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रेल पढ़ना। अब क्वेश्चन नंबर 10। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास में कौन सी रणनीति प्रभावित होती है? ए ऑडियो बुक्स का प्रयोग, बी रंगीन चित्र, सी वीडियो गेम्स, डी कंप्यूटर आधारित विजुअल प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑडियो बुक्स का उपयोग। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपने। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिबाधित बच्चों में भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए है दृश्य संपर्क, बी सुनने की क्षमता, सी स्पर्श आधारित गतिविधियां, डी चित्रों की पहचान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुनने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12। जन्मजात अंधत्व वाले बच्चों की भाषाई विकास में किस प्रकार की समस्या देखी जाती है? जो बच्चे जन्मजात अंधत्व है उनमें कौन सी समस्या देखी जाती है? ए है ध्वनि की पहचान में कठिनाई, बी उच्चारण की कमी, सी शब्दावली में देरी, डी व्याकरण की त्रुटियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शब्दावली में देरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दृष्टिहीन बच्चों के लिए भाषा सीखने में कौन सी विधि सहायक हो सकती है? जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसे कौन सी शिक्षण विधि आप अपनाइएगा कि वो भाषा सीख सकता है? ए है ऑडियो कहानियां सुनाना, बी चित्र दिखाना, डी वीडियो ट्यूटोरियल, डी आरेख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑडियो कहानी या सुनाना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाद में दृष्टिहीन हुए बच्चों को भाषा कौशल को बनाए रखने के लिए क्या सहायक हो सकती हैं? ठीक है, ए दृश्य अभ्यास, बी स्पर्श आधारित गतिविधियां, सी ब्रेल पढ़ना, डी लिखने का प्रयास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रेल पढ़ना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। दृष्टिहीन बच्चों में सामाजिक बातचीत के लिए भाषा विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कौन सी चुनौती होती है? ए दृष्टि आधारित संकेतों की कमी, बी ध्वनि की पहचान,
सी स्वर की गहराई, डी उच्चारण सुधारना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि आधारित संकेतों की कमी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दृष्टि बाधित बच्चों में आत्मविश्वास की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आत्मसमझ की कमी, स्वतंत्रता की कमी, दृष्टि की कमी, शारीरिक कमजोरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता की कमी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। बाद में दृष्टिहीन हुए बच्चों को में सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए कौन सी गतिविधियां सहायक होती हैं? ए समूह खेल, बी किताब पढ़ना, सी वीडियो गेम खेलना, डी विज्ञान के प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समूह खेल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टिहीन बच्चों के लिए मित्रता बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए है भाषा समझने में कठिनाई, बी स्वतंत्रता की कमी, सी संवाद करने की कमी, डी दृष्टि आधारित खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दृष्टि आधारित खेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। जन्मजात अंधत्व वाले बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए है दृश्य संकेतों से, श्रवण और स्पर्श संकेतों से, सी दृश्य गतिविधियों से, डी लिखित संवाद से। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण और स्पर्श संकेतों से। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन है। दृष्टिहीन बच्चों में भावनात्मक समझ विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी है? ए है ब्रेल भाषा सीखना, बी संवाद आधारित खेल, डी चित्रकारी अभ्यास, डी टीवी देखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संवाद आधारित खेल। तो चलिए हमारी ये 20 MCQ भी क्वेश्चन समाप्त हुए। देखिए, जब हम मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए कि चैप्टर लंबा है, तो थोड़ा तो हमको अपना तेजी बनाए रखना पड़ेगा। तो कम से कम आप लोग भी तेजी बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अटेंड करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मेहनत भी पता चल सके कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो इसी टॉपिक में अगर 2 दिन पढ़ाता तो आप लोगों को पूरा चैप्टर समझने में थोड़ा दिक्कत होता। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ और आपका कोर्स भी कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। हम तो आप लोगों के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग क्या हमसे आशा रखते हैं इसके बारे में आप लोग लिखित कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर मैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।